ऑलराइट, हम लोग प्रीवियस क्लास में रेसिस्टेंस तक हम लोग जा चुके थे। हम लोग यहाँ तक जा चुके थे। बेसिकली अगर हम बात करें तो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर का जिसकी रेसिस्टिविटी रो है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, रेसिस्टेंस आर क्या होता है? रो एल बाई ए, रो एल बाई ए होता है। ऑलराइट, यहाँ तक हम लोग जा चुके थे। अगर हम बात करें कि रेसिस्टेंसेस की बात अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान रखना है, हमारा जो सिलेबस है एनसीईआरटी का उसमें दो टाइप के रेसिस्टेंसेस के बारे में जानकारी रखनी है आपको, है ना। दो टाइप के रेसिस्टेंसेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी है। ऐसा नहीं है कि उसके बारे में रिसर्च करना है, हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये सब निकालने आना चाहिए, डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स का रेसिस्टेंस आना चाहिए। खास करके इस फॉर्मूले पे जितना भी वेरिएशन हो सकता है उस पर हम लोग काम करेंगे, जैसे एल चेंज होगा, ए चेंज होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो दो टाइप के रेसिस्टर्स होते हैं, एक वायर वुंड रेसिस्टर्स, एक वायर बॉन्ड रेसिस्टर, और एक होता है कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर नीट में इससे क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है ना, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर है ये। वायर वुंड रेसिस्टर्स क्या होते हैं कि वो रेसिस्टेंस बॉक्स में यूज होते हैं, है ना। खासकर हमें सबसे ज्यादा कार्बन रेसिस्टर के बारे में ध्यान रखना है। वायर वुंड रेसिस्टर्स रेसिस्टेंस बॉक्सेस में यूज होते हैं और वो ऐसे रेसिस्टर्स होते हैं जो कि टेम्परेचर के साथ नहीं बदलते हैं, मतलब बहुत कम बदलते हैं। वायर वुंड रेसिस्टर्स की खासियत होती है कि दे आर इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर, और इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर बनाने के लिए हम दो टाइप के एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। दो टाइप के एलॉय का ही जनरली ये बनते हैं, मैग्नेनीम एंड कांस्टेंटाइन के ये बनते हैं, ठीक है ना। कार्बन रेसिस्टर की अगर बात करें, ये दो बातें ध्यान रखेंगे। जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे रेसिस्टेंस बॉक्स होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक डिवाइस होता है रेसिस्टेंस बॉक्स। जैसे मीटर ब्रिज में, है ना, बैलेंस ब्रिज का कॉन्सेप्ट का जब बात करते हैं तो एक जगह रेसिस्टेंस बॉक्स लगा होता है जिसकी रेसिस्टेंस फिक्स होती है, यानी जहां भी हमें रेसिस्टेंस को नहीं चेंज करना है, भले उस सर्किट में करंट फ्लो कराना है लेकिन वहां का रेसिस्टेंस चेंज नहीं करना चाहिए, मतलब टेम्परेचर के साथ इनसेंसिटिव होना चाहिए। वहां पे इन मटेरियल्स का, वहां पे वायर वुंड रेसिस्टर्स या मैग्नेटिक कांस्टेंटाइन, जो कि मैग्नेटिक कांस्टेंटाइन से बना होता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। कार्बन रेसिस्टर क्या है? तो कार्बन रेसिस्टर हम लोग प्रैक्टिकली बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे ड्राई सेल, केमिकल सेल, एज ए सप्लाई बैटरी जब हमारा होता है तो वहाँ कार्बन रेसिस्टर्स की बात करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें 4 बैंड होते हैं, है ना, कलर कोडिंग जिसको हम कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे जब बोर्ड का प्रिपरेशन किया होगा, तो 4 बैंड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बैंड हुआ, ये एक बैंड हुआ, ये एक बैंड हुआ और ये एक बैंड हुआ, ये यहाँ 4 बैंड आपको दिखाई दे रहा है। चारों बैंड पे कलर किया हुआ होता है ना, चारों बैंड में कलर किया हुआ होता है और हर कलर का अपना एक कुछ सिग्निफिकेंस है। वो कलर से हम लोग पता कर लेते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर कार्बन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है। जैसे एक एग्जांपल वहां, अच्छा, किस कलर का क्या सिग्निफिकेंस है, उसका आपको एक लिस्ट होगा एनसीईआरटी में, है ना। वो लिस्ट मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं। एनसीईआरटी में हर कलर की एक लिस्ट है, उस कलर्स को याद करने का एक तरीका भी है, दिया हुआ है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन करके, है ना। आई स्टिल नॉट रिमेंबर, बट मैं बता देता हूं, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ऐसे करके एक लिस्ट है ना। और हर लिस्ट के सामने कुछ कुछ नंबर्स है ना, कुछ नंबर्स उसके सिग्निफिकेंट डिजिट की तरह है, कुछ डेसिमल मल्टीप्लायर होगा। फिर लास्ट में देखेंगे तो वो टॉलरेंस को बताएगा। तो ध्यान रखेंगे, फर्स्ट 2 कलर जो है ना, ये पहला 2 बैंड जो है, ये पहला बैंड, ये दूसरा बैंड, ये तीसरा बैंड, ये चौथा बैंड, ये सिग्निफिकेंट डिजिट को बताता है, सिग्निफिकेंट डिजिट को बताता है। तीसरे बैंड की अगर हम बात करें, ये डेसिमल मल्टीप्लायर की बात करता है, डेसिमल
मल्टीप्लायर को बताता है। और चौथे बैंड की बात करें, ये टॉलरेंस को बताता है। और चारों बैंड मिलके क्या बात करता है, तो चारों बैंड मिलके किसी भी रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को निकालने में हमारी मदद करता है, ठीक है ना, किसी भी रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को। जैसे मान लीजिए, एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, मान लीजिए रेड, ये भी रेड है, ये भी रेड है ना, ये हमारा सिल्वर है, ये रेड, ये रेड, ये सिल्वर, और ये भी रेड है सपोज, यानी तीनों रेड है और ये सिल्वर है। चार कलर है, रेड 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 सिल्वर। तो ध्यान रखिएगा, लिस्ट में देखिएगा, मतलब रेड के सामने 2 है ना, रेड के सामने 2 है, तो वहां से फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोग निकाल लेंगे, ऑलराइट। उसके बाद दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट, जैसे किसी के, जैसे मान लीजिए रेड के सामने कुछ है सिग्निफिकेंट डिजिट, जैसे 2 है, जरूरी नहीं है, वो लिस्ट में देखना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये पहला 2 सिग्निफिकेंट, पहला 2 बैंड सिग्निफिकेंट डिजिट बताता है, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या हो गया, 2 2, तो ये हो जाएगा 2 2। फिर थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट भी रेड है, तो रेड के सामने देखेंगे आप 2 है, तो वो डेसिमल मल्टीप्लायर है, यानी इनटू 10 टू द पावर 2। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं। और सिल्वर के सामने आप अगर देखेंगे कि 5 लिखा हुआ है कहीं, 5% टॉलरेंस, तो प्लस माइनस 5%। ऐसे हम लोग क्या निकाल लेंगे, ऐसे हम लोग इस कार्बन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ध्यान रखेंगे, अच्छा जरूरी नहीं है कि इसका यही हो, क्योंकि वो नंबर के सामने, हर कलर के सामने एक नंबरिंग होगी, उस नंबरिंग के मुताबिक चलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो ये हो जाता रेड, ये हो जाता ब्लैक, ये हो जाता ब्राउन, ये हो जाता सिल्वर। रेड के सामने होता 2, ब्लैक के सामने होता 3, तो रेसिस्टेंस कैसे निकालते, तो पहले लिखते 2 3 23, है ना, इनटू रेड ब्लैक ब्राउन, ब्राउन पे होता 4, तो इनटू 10 टू द पावर 4, फिर प्लस माइनस, टॉलरेंस का मतलब प्लस माइनस, और सिल्वर के सामने होता 5, तो प्लस माइनस 5%। अगर ऐसा होता तो अब किसके सामने क्या होता है वो वहां आप देख लीजिएगा, ऑलराइट। तो वायर बॉन्ड रेसिस्टर और कार्बन रेसिस्टर हम लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं रेसिस्टिविटी की, है ना। रेसिस्टिविटी क्या है ना, रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का, हम लोग जैसे कंडक्टर की अगर बात करें तो रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू, हम लोगों ने देखा था m/ne² टाउ, है ना। रेसिस्टिविटी रो जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, तो मास बाय चार्ज का स्क्वायर, इधर नंबर डेंसिटी, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, एन क्या है, नंबर डेंसिटी, e² तो चार्ज है, तो मास और चार्ज का स्क्वायर अगर हम बात करें मटेरियल का तो नहीं बदलेगा, मास इलेक्ट्रॉन का नहीं बदलेगा, चार्ज का स्क्वायर नहीं बदलेगा। क्या बदल सकता है, तो बदल यहां सकता है n, और बदल सकता है यहां टाउ। यानी मैं लिख सकता हूं कि रो जो होता है, रेसिस्टिविटी जो होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी, एंड रेसिस्टिविटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। मतलब रिलैक्सेशन टाइम बढ़े, नंबर डेंसिटी बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगी। यानी किसी मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर की नंबर डेंसिटी बढ़ती है, एन बढ़ता है, तो रेसिस्टिविटी घटेगा, डिक्रीज करेगा। या रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है तो भी रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। रिलैक्सेशन टाइम अगर घट जाता है तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा। अब होता क्या है, अगर कंडक्टर्स की बात करें तो जैसे ही हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे ही हम उनका क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के दौरान क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उनका एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो वो उनकी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जल्दी जल्दी टकराना स्टार्ट करेंगे, है ना, जल्दी जल्दी टकराना स्टार्ट करेंगे। पहले जैसे 1 सेकंड पे टकराते थे, तो अब वो आधे सेकंड पे टकराएंगे, है ना, वाइब्रेशन, थर्मल एजिटेशन की वजह से। जल्दी जल्दी यानी फ्रीक्वेंटली टकराने का मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। यानी एक जनरल सी बात करें अगर हम, तो कंडक्टर्स में तो टेम्परेचर बढ़ाने में रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिलैक्सेशन घटेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। तो ऐसा देखा गया है कि रेसिस्टिविटी जो है ना, यहां हमें पढ़ना क्या है, तो दिस रेसिस्टिविटी
एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हर मटेरियल के लिए ये अलग अलग तरीके से टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। जरूरी नहीं है कि जैसे कॉपर के साथ वेरी करेगा वैसे ही सिल्वर के साथ भी वेरी करेगा। हाँ, एक अलग बात है कि कंडक्टर के साथ एक अलग टाइप के ट्रेंड को ये फॉलो करता है ना। लेकिन हम जब देखें इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर के लिए रेसिस्टिविटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के लिए इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसी बात होती है, तो ध्यान रखेंगे रेसिस्टिविटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जैसे कॉपर के लिए आप एनसीईआरटी में देखेंगे, फॉर कॉपर रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज लाइक दिस। रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। रेसिस्टिविटी की अपनी यूनिट होगी कुछ रो एल बाई ए यानी ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर। और टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन। फिर उसी तरीके से देखेंगे कि किसी कंडक्टर की अगर बात करें तो इट इज लाइक दिस। ये कॉपर के लिए है। किसी दूसरे कंडक्टर के लिए बात करें जहां पे रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ लिनियरली चेंज करती है। अच्छा, सेमीकंडक्टर के साथ क्या होता है पता है? इन दोनों केसेस में आप एक चीज देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेसिस्टिविटी बढ़ रही है ना। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेसिस्टिविटी घटती है। टेम्परेचर बढ़ने पे रेसिस्टिविटी क्या होती है? घटती है। यानी वहां कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी उनकी नेगेटिव होती है। ध्यान रखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव बट फॉर कंडक्टर्स इट इज पॉजिटिव। तो देखिएगा, जैसे हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो इट इज लाइक दिस, रो वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। सेमीकंडक्टर के लिए कुछ ऐसा हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पे रेसिस्टिविटी क्या होती है? घटती है। एक फॉर्मूला हम लोगों को जानना है अगर हम बात करें रेसिस्टिविटी के क्वेश्चंस के लिए, है ना। एक सिंपल सा फॉर्मूला आप जान जाइए। टेम्परेचर के साथ अगर लीनियर डिपेंडेंसी हो रेसिस्टिविटी की, है ना, टेम्परेचर के साथ अगर लीनियर डिपेंडेंसी हो रेसिस्टिविटी की, तो व्हाट वी कैन राइट इज रो एट टेम्परेचर टी, है ना। मान लीजिए किसी कंडक्टर की बात करें, ये फॉर्मूला जो हम लिख रहे हैं कंडक्टर के लिए लिख रहे हैं, रो एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। वेयर रो एट टी, रो टी मतलब रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, रो नॉट दिस इज रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी एंड दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, वी कैन राइट इट, ठीक है ना। तो देखिए अल्फा क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट, तो अल्फा को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी बोलते हैं। और इसकी यूनिट की अगर बात करें तो पर केल्विन, केल्विन पे पावर -1 इसकी यूनिट हो जाती है, ऐसा यूनिट। क्योंकि टी माइनस टी नॉट का केल्विन, तो अल्फा का 1 बाई केल्विन, केल्विन केल्विन कैंसिल, क्योंकि 1 में ऐड होना है तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होना चाहिए। अल्फा इंटू डेल्टा टी को यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, दैट्स व्हाई। अच्छा, इसको और इलैबोरेट अगर करें तो वी कैन राइट रो एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। रो टी माइनस रो नॉट को क्या लिख सकते हैं? रो एट टी माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। रो एट टी माइनस रो नॉट को हम लोग डेल्टा रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहां से डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं डी रो बाई रो इज इक्वल टू अल्फा डी टी। कभी कभी इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके हम लोग दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू अल्फा डी टी। ध्यान रखेंगे, दिस इज डी रो बाई रो फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी एंड दिस इज अल्फा डी टी। बहुत बार हम लोग इसका इस्तेमाल करके भी न्यूमेरिकल को लगाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले रेसिस्टिविटी पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, है ना। ये पूछा जा सकता है आपके रीट में, ऐसा क्वेश्चन। देयर आर 2 कंडक्टर्स ऑफ इक्वल डायमेंशन एंड दे आर हैविंग रेसिस्टिविटीज रो 1 एंड रो 2, है ना। 2 कंडक्टर्स हैं जिनकी रेसिस्टिविटी रो 1 एंड रो 2 है और डायमेंशन में वो इक्वल है, का मतलब उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ बिल्कुल सेम है ना। इफ बोथ आर ज्वाइंड इन सीरीज, अगर दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर देते हैं, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी, का मतलब दोनों को सीरीज में ज्वाइन करते हैं यानी एंड टू एंड जब जोड़ देते तो जो
ट्वाइस ऑफ लेंथ का एक कंडक्टर बनता, उसकी कितनी रेसिस्टिविटी होनी चाहिए जितनी इन दोनों के सीरीज में जोड़ने से थी। मतलब ऐसा क्वेश्चन है। अब देखिए गौर कीजिए, ये एक कंडक्टर है, पहला कंडक्टर है जिसकी रेसिस्टिविटी ρ1 है, ये दूसरा कंडक्टर है जिसकी रेसिस्टिविटी क्या है, ρ2 है। L इसका भी लेंथ है, L इसका भी लेंथ है, A इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, A इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इन दोनों को जोड़ने पे एक 12 लेंथ का हमारा यानी कंडक्टर बनेगा। अगर हम बात करें ये जो 12 लेंथ का कंडक्टर बनेगा उसकी रेसिस्टिविटी मान लो ρ है, रेसिस्टिविटी क्या है उसकी, ρ है। अब बात ये आती है, फंडा क्या है यहाँ क्वेश्चन का, कि इन दोनों का मिला के सीरीज कनेक्शन से जो रेसिस्टेंस आता है वही रेसिस्टेंस अगर इसका हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी है वो निकल जाएगा। तो अगर हम बात करें इसका रेसिस्टेंस, दोनों चूंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, ρ1 L/A प्लस इसका क्या हो जाएगा, ρ2 L/A, दैट मस्ट बी इक्वल टू, इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ρ × 12/A, बिकॉज इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी निकालनी है, दोनों को ऐड किया है तो उतना ही लेंथ का कंडक्टर भी हमें चाहिए जितना इन दोनों का लेंथ का एडिशन है। तो इन दोनों के लेंथ का L + L कितना है, ये 12 है, सो ρ × 12/A, L/A, सो ρ क्या आ जाएगा, ρ1 + ρ2/2, दिस इज द रेसिस्टिविटी, ρ1 + ρ2/2, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि रेसिस्टिविटी कंडक्टर्स की खास करके अगर बात करें तो टेम्परेचर के साथ, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था ना, ρ@T = ρ0 × 1 + α T - T0, तो ये जनरली कंडक्टर्स के लिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, ठीक है। बाकी जिस मटेरियल के लिए गिवन होगा, बहुत बार रेसिस्टिविटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे देगा और कुछ पूछ लेगा, तो ध्यान रखेंगे वहां, है ना। रेसिस्टिविटी ऑफ, जैसे अभी एक रिजल्ट आया था ना, dρ/ρ = अल्फा dt, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1/ρ dρ/dt = अल्फा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेसिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर को अगर हम बात करें तो रो इधर चला जाएगा, अल्फा × ρ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा × ρ, क्लियर है ना। तो इस पे, इस फंक्शन पे यू कैन बी आस्क्ड वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, है ना। जैसे आपसे पूछ देगा रो इज इक्वल टू KT दिया हुआ है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, कुछ ऐसा, तो dρ/dt क्या हो जाएगा, dρ/dt यहां से क्या आ जाएगा, K हो जाएगा, यानी 1/ρ × K = अल्फा, सो K = क्या आ जाएगा, ρα आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते हैं, नीट में ध्यान रखेंगे, इस रिजल्ट को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। dρ/ρ इज अल्फा dt। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सर्किट्स में अगर हम बात करें, जैसे एक बैटरी हमें लगा हुआ होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी, हमने कैपेसिटर में भी देखा है ना, कैपेसिटर को जब चार्ज कर रहे थे तो ये एक बैटरी है ना, इसका अपना कुछ EMF होता है, अपना एक EMF होता है, अपना इसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है ना। ये हमारा एक सेल है, ठीक है ना, अगर बात करें तो। अब अगर दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, और सपोज इससे करंट आई जा रहा है ऐसे, है ना, तो A और B के, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है, इसका EMF E है, इसका EMF क्या है, E है। तो अगर हम A से B की तरफ चलें, तो क्या होगा, और किरचॉफ्स लॉ लगाए, जिसके बारे में आप पढ़े हुए होंगे। किरचॉफ्स लॉ लगा, देखना आप किरचॉफ्स लॉ नहीं भी जानते हो ना, तो जैसे मैं काम करूं वैसे ही आपकी उन बातों को सुनना, उससे आपका किरचॉफ्स लॉ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं जब A से B की तरफ चलता हूं तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा VA,
सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच जब आप चलो तो पहले पॉइंट जहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो उस पॉइंट का पोटेंशियल लिख दो पहले। मैंने मान लिया यहाँ का पोटेंशियल ए है, वीए है, तो वीए लिख दिया। आगे जैसे ही बढ़ेंगे, अब जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलोगे आप तो आपको दो चीजें मिलेंगी, या तो बैटरी मिलेगा, नहीं तो रेसिस्टर मिलेगा, नहीं तो कैपेसिटर मिलेगा, नहीं तो इंडक्टर मिलेगा, है ना। आगे पढ़ेंगे कैपेसिटर इंडक्टर जैसे एसी सर्किट में मिलेगा। कुछ भी मिले तो जब कभी भी ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे तो समझना है कि पोटेंशियल का ड्रॉप हो सकता है। अब पोटेंशियल का ड्रॉप जब हम लोग निकालते हैं तो उसके साइन की बात करते हैं कि वो पोटेंशियल का ड्रॉप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखेंगे, जब कभी भी इंक्रीज इन पोटेंशियल, आपके रास्ते में पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, है ना, तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। इंक्रीज डिक्रीज कैसे पता करेंगे, तो करंट फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करता है। तो जब कभी भी रेसिस्टर मिले और आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो तो समझना कि आप पोटेंशियल ड्रॉप की तरफ चल रहे हो, यानी उसे आप नेगेटिव लेंगे। लेकिन आप करंट के अपोजिट चलो, जैसे करंट आपके सामने से आ रहा हो और आप उल्टा चल रहे हो, तो करंट तो हायर से लोअर चलता है, यानी आप लोअर से हायर चल रहे हो, यानी आपके रास्ते में पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, यानी आप उस ड्रॉप को पॉजिटिव लेंगे। बात अगर बैटरी की करें तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक अगर आप जंप करते हो, यानी आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो, तो आपका ड्रॉप नेगेटिव होगा, है ना। लेकिन अगर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जंप कर रहे हो, चल रहे हो, तो आपका ड्रॉप पॉजिटिव होगा। तो देखिए ए से जब बी चलेंगे तो बैटरी का पहले क्या आएगा, पॉजिटिव, फिर बैटरी का क्या आएगा, नेगेटिव, यानी रास्ते में क्या हुआ, ड्रॉप। तो क्या लिखेंगे, माइनस, और यहाँ का ईएमएफ कितना, ई। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुला तार है, खुला तार है, खुला तार है, फिर एक आ गया रेसिस्टर, जो कि बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है। अब देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है, राइट से लेफ्ट, यानी जरूर यहाँ भी करंट ऐसे आ रहा होगा, ये कहीं से घूम कर कैसे आ रहा होगा, और हम किधर से किधर, करंट चलता है हायर से लोअर, और हम चल रहे हैं ऐसे, यानी लोअर से हायर, यानी इंक्रीज, यानी प्लस करंट इनटू रेसिस्टेंस, यहाँ का ड्रॉप। अब कहां पहुंच गए, यहाँ का मतलब कहां पहुंच गए, बी पे, तो बराबर लिख देंगे वीबी। यहां से आ जाएगा वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, वीए माइनस वीबी। दिस वीए माइनस वीबी इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, है ना। यानी अच्छा, दिस कंडीशन, ये जो फिगर है, ये फिगर क्लियर करता है कि ये बैटरी जो है ना सर्किट में करंट दे रहा है। तो जब बैटरी से सच में सर्किट में करंट पास करता है, फ्लो करता है, तो हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। यानी ये बैटरी नहीं बोलना चाहिए, सेल बोलो, क्योंकि यहाँ एक ही है, सेल बोलो। बहुत सारे सेल्स होते तो बैटरी बोल देता मैं। ये सेल जब डिस्चार्ज करेगा, मतलब सर्किट में करंट देगा, तो इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके ईएमएफ से कम होगा। देख लीजिए, ई माइनस आई आर, ई माइनस आई। उसी तरीके से, है ना, मैं यहां रब करता हूं। अब देखिएगा, समझिएगा, अगर करंट इधर चलता, करंट उल्टा चलता, यानी हमारे सेल की चार्जिंग होती है, यानी बैटरी में करंट जाने का मतलब सेल की चार्जिंग, बैटरी से करंट निकलने का मतलब सेल की डिस्चार्ज। ऐसे करंट अगर आई जाता तो क्या होता, फिर हम वही काम करते हैं, हम पहले लिख देते वीए, फिर आगे आता प्लस माइनस, तो माइनस ई, फिर करंट तो हायर से लोअर चलता है और हम भी हायर से लोअर ही चल रहे हैं इस बार, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी माइनस आई आर बराबर वीबी, यानी वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। अब देखिए, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, सेल का, वो ईएमएफ से ज्यादा है। यानी जब सेल डिस्चार्ज होगा, सेल की जब चार्जिंग होगी, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, मान लीजिए फिर उसी तरीके से, सपोज दोनों इक्वेशंस में, इसके पहले जो आया था और ये जो आया, अगर करंट जीरो हो, आई जीरो हो, इफ आई इज इक्वल टू जीरो, और जरूरी नहीं है कि इस केस में ही आई जीरो करो, आप प्रीवियस केस में भी आई जीरो करना, यू विल फाइंड वीए माइनस वीबी बराबर ई, यू विल फाइंड वीए माइनस वीबी बराबर ई। तो इस केस में वीए माइनस वीबी ई हो जाएगा, का मतलब बैटरी की ना ही चार्जिंग हो ना ही डिस्चार्जिंग हो, यानी बैटरी से कोई करंट ना पास कर रहा हो ना बैटरी में कोई करंट जा रहा हो, तो उस केस में सेल में, है ना, सेल से ना ही कोई करंट निकल रहा हो, सेल से ना ही कोई करंट जा रहा हो सेल में, तो उस केस में उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही उसका ईएमएफ होता है।
और यही डिफिनेशन ईएमएफ का है भी, है ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज वाले तरीके से भी कर सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि व्हेन नो करंट इज फ्लोन अक्रॉस द सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ, VA माइनस VB इज इक्वल टू ईएमएफ, ठीक है ना। सेल या बैटरी बेसिकली करता क्या है, तो वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप मेंटेन करने का काम करता है। हम लोगों को डीसी सेल के बारे में भी बात करना, आगे हम लोग देखेंगे एसी सेल भी होता है ना, एसी बैटरी की भी बात करेंगे, एसी सोर्स की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम डीसी की बात करते हैं। जब तक कुछ मेंशन ना हो उसका हम लोग ईएमएफ कांस्टेंट लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कभी कभी बल्ब या कोई डिवाइस पे है ना, उसका पावर और उसका वोल्टेज लिखा हुआ होता है ना, पावर और उसका वोल्टेज। जैसे ये एक बल्ब है, इसका अपना एक, जैसे इस पे लिखा हुआ है 100 वाट और 200 वोल्ट, का मतलब ये है कि इसके क्रॉस का वोल्टेज जब 200 होगा, इस बल्ब के क्रॉस का वोल्टेज जब 200 वोल्ट होगा, तो ये 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा, मतलब इसके क्रॉस 100 वाट का पावर डिसिपेट होगा। यहां से हम बड़ी तुरंत क्या निकाल सकते हैं, तो यहां से बड़ी तुरंत हम लोग इस बल्ब का रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है, ये इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली अगर न्यूमेरिकल में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो तो आप समझना कि इस बल्ब का रेसिस्टेंस अब आप आसानी से निकाल पाओगे, है कि नहीं। तो यहां से हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं, जैसे पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई लिखते हैं, और इसको V को अगर हम लोग क्या लिखें, IR लिखें, तो IR यानी I स्क्वायर R बराबर P, ठीक है ना। या हम लोग यहां से ये लिख सकते हैं V स्क्वायर, I को उसी तरीके से, जैसे I को हम लोग क्या लिख सकते हैं V बाई R, तो P बराबर हो लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई R, ऐसे भी लिख सकते हैं। I को V बाई R अगर लिख दे तो V इंटू V बाई R। चूंकि 200 वोल्ट सच में इसके क्रॉस का वोल्टेज हो जाए तो ये 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। अच्छा, हमेशा याद रखेंगे इसके क्रॉस अगर 200 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इस बल्ब के, जिसकी रेटिंग ये है, तो ये बल्ब फ्यूज कर जाएगा। ये बल्ब उससे कम पे ये चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा पे ये नहीं चलेगा। उसके क्रॉस 200 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे एक चीज क्लियर हो जाता है कि इसके क्रॉस, चूंकि इसका रेसिस्टेंस तो फिक्स होगा, इसलिए इसके क्रॉस करंट की एक लिमिट होगी, इससे ज्यादा करंट नहीं चलना चाहिए। और इसीलिए ऐसे बल्ब्स को बचाने के लिए, सेव करने के लिए हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ सीरीज में एक फ्यूज लगा देते हैं, जो फ्यूज एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट से ज्यादा करंट हमारे बल्ब के क्रॉस नहीं जाने देता है। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, यहां से रेसिस्टेंस R क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाई P। V स्क्वायर कितना है 200, तो 200 इंटू 200 बाई P कितना 100, यानी 400 ओम इसका रेसिस्टेंस होगा। जिस बल्ब पे 100 वाट 200 वोल्ट लिखा हुआ है उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, 400 ओम होगा, ठीक है ना। अगर किसी बल्ब के क्रॉस पावर बढ़ता है का मतलब उसका इल्यूमिनेशन बढ़ेगा, पावर बढ़ता है तो इल्यूमिनेशन बढ़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये एक सेल है, यहां एक बल्ब है, यहां एक बल्ब है, यहां एक बल्ब है, एक बल्ब और है यहां, यहां एक बल्ब है। ऑलराइट, तो दिस इज ए सर्किट। V वोल्ट का हमारा एक सेल है, 3 बल्ब्स है यहाँ आइडेंटिकल, का मतलब तीनों का रेसिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, R R R, है ना। इनिशियली स्विच इज ओपन, ये जो बीच में स्विच लगा है इनिशियली ओपन है कि नहीं। इफ स्विच इज क्लोज्ड, क्वेश्चन है कि इफ स्विच इज क्लोज्ड देन व्हाट विल हैपन, हाउ द पावर अक्रॉस द बल्ब और इल्यूमिनेशन अक्रॉस द बल्ब विल चेंज, है ना।
कैसे, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो इंडिविजुअल बल्ब्स का अगर हम देखें तो कैसे इनका इल्यूमिनेशन चेंज करेगा। तो पहले जब स्विच ओपन था, सबसे पहले व्हेन स्विच ओपन, व्हेन एस इज ओपन, अगर हम बात करें तो स्विच जब ओपन था तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि स्विच, ये तीनों क्या है, ये तीनों सेम रेसिस्टर्स है, ठीक है ना। तो जैसे ही यहां से करंट निकलेगा और तीनों चूंकि सीरीज में है तो तीनों में सेम करंट जाएगा, सीरीज में है, तीनों का रेसिस्टेंस भी सेम है, इसलिए तीनों के क्रॉस अगर हम बात करें तो इसके क्रॉस में उतना ही वोल्टेज होगा जितना इसके क्रॉस होगा, जितना इसके क्रॉस होगा, और तीनों के क्रॉस के वोल्टेज का सम V होना चाहिए। तो V/3 इसके क्रॉस भी होगा, V/3 इसके क्रॉस भी होगा और V/3 इसके क्रॉस भी होगा जब स्विच क्लोज, है ना। तो पावर VA²/R को हम लोग क्या लिखते हैं, P। तो अगर पावर तीनों के क्रॉस P अक्रॉस 3 बल्ब्स सेम होगा क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है, पावर P हो क्या जाएगा, तो VA² मान लो रेजिस्टेंस V'² और इसका रेजिस्टेंस अगर आ रहा है तो V'²/R, तो V/3 का स्क्वायर दैट इज VA²/3 का स्क्वायर 9/R, यानी तीनों के क्रॉस पावर क्या हो जाएगा, तो VA²/9R, VA²/9R तीनों के क्रॉस पावर हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस R आ रहा है। चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अब नेक्स्ट केस की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट केस में क्वेश्चन कहता है कि व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करोगे हमारे इस बल्ब की क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, क्योंकि इस बल्ब के पैरेलल एक लो रेजिस्टेंस पाथ आ गया, यहां से करंट तो निकलेगा, दोनों में तो जाएगा, लेकिन यहां के बाद करंट सीधे इसमें आ जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस पाथ है ना। तो ये बल्ब डमी बल्ब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब यह है कि करंट को कौन सा रास्ता मिलेगा, तो ये रास्ता मिलेगा, इस बल्ब में तो गया नहीं, ये बल्ब हो गया खत्म। तो हम लोग लिखेंगे कि व्हेन स्विच इज क्लोज थर्ड बल्ब इज हैज नो यूज। ये दोनों बल्ब अब आ गए, ठीक है ना, दोनों किसमें कनेक्टेड हो गए, सीरीज में कनेक्टेड हो गए। तो दोनों जब सीरीज में कनेक्टेड हो गए तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना कितना हो जाएगा, तो V/2 समझ में आ रही बात है, क्योंकि V है। अब अगर पावर की बात करें, है ना, तो करंट भी निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग I²R भी करके वहां पे पावर निकाल सकते थे, है कि नहीं। प्रीवियस केस में करंट कितना जाता, तो VA²/R करेंगे, तो V/2 का स्क्वायर/R अगर हम करते हैं तो V/2 का स्क्वायर, अगर पावर P डैश किसी एक के क्रॉस देंगे तो V/2 VA²/4/R। तो अगर आप देखें तो पावर क्या हो गया है, बढ़ गया है, और क्या हो गया है, बढ़ गया है। आप लोग देखेंगे इल्यूमिनेशन यानी बढ़ गया है। तो ऐसे प्रोसीड करके आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं। कैसे निकाला हम लोगों ने, इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या हो गया है, यहाँ का भी है तो यहाँ का V/2, यहाँ का भी है तो यहाँ का V/2, ताकि V/2 से पहले क्या था, तो तीनों सीरीज में था तो V/3 था, है ना, ध्यान रखेंगे। पहले क्या था, तो तीनों में इल्यूमिनेशन था, लेकिन अब इसकी शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है और अब जो भी इल्यूमिनेशन होगा इसमें होगा, लेकिन वही अब ज्यादा होगा। इन्हीं दोनों में जो इल्यूमिनेशन की बात करें तो वो अब क्या होगा, ज्यादा होगा, V के टर्म में अगर निकाले तो। हीट डिसिपेशन आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे कि किसी रेसिस्टर के क्रॉस अगर करंट पास करे तो इलेक्ट्रॉन के, है ना, लैटिस के अंदर वाइब्रेशन से उसमें हीट डिसिपेशन होता है ना, वो इंटरनल एनर्जी में चला जाता है वो सारा का सारा एनर्जी, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहां हीट डिसिपेशन कैसे निकालते हैं, तो मान लो करंट आई जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हीट डिसिपेशन DH इज इक्वल टू I²R dt। ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले, है ना, करंट आई जाए, रेजिस्टेंस R हो, तो dt स्मॉल टाइम इंटरवल में हीट डिसिपेशन में स्मॉल हीट डिसिपेशन इज DH I²R dt। तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा, है ना, यहां 0 से ये h जाएगा और ये टाइम 0 से t जाएगी, ऐसा कुछ। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि अगर I कांस्टेंट रहा तो, है ना, अगर I कांस्टेंट रहा, किसी रेसिस्टर के क्रॉस I कांस्टेंट रहा तो I का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी कांस्टेंट करंट के केस में R तो चलो कांस्टेंट होगा, वो बाहर आ ही जाएगा, तो ये I भी बाहर आ जाएगा, R भी, तो ये I²R dt हो जाएगा। तो I²R dt इंटीग्रेशन h इज इक्वल टू हो जाएगा, और इस केस में ये I²R
T हो जाता है H इज इक्वल टू। लेकिन आई विल सजेस्ट कि यू शुड नॉट यूज ऑलवेज। क्वेश्चन पढ़ने से पहले, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना जब, तो समझेंगे कि उसमें करंट कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, तब जाके आई स्क्वायर आर टी यूज करेंगे। H बराबर आई स्क्वायर आर टी है ना, किसी रेसिस्टर के क्रॉस हीट डिसिपेटेड का जो फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी आप यूज करते हो, वो तभी यूज करना जब आई क्या रहे, कांस्टेंट, है ना, करंट कांस्टेंट फ्लो करना चाहिए उसके क्रॉस। जैसे एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस R जो है ना वो 2 ओम है, R is 2 ohm and the charge flown through the resistor is given as Q is equal to 2T square. Charge flown through the resistor, the cross section of resistor is given as Q is equal to 2T square. Find heat dissipated. Find heat dissipated in 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड में हीट डिसिपेटेड क्या होगा हमारे रेसिस्टर के क्रॉस, वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए गौर कीजिए, हमारा करंट नहीं दिया है, चार्ज दिया है, चार्ज फ्लोइंग एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है Q बराबर 2T स्क्वायर। वहां से तुरंत करंट I क्या आ जाएगा, तो I हम जानते हैं होता है dq बाई dt। dq बाई dt 2T स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4T, है ना, 4T। इसका मतलब करंट, अब चेक करो करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो करंट यहाँ वेरिएबल है, 4T है करंट, है ना, करंट इज 4T। तो क्या हम आई स्क्वायर आर टी यूज कर सकते हैं क्या, तो जवाब है नहीं, आई स्क्वायर आर टी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एक चीज यूज, आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन, वो तो यूज कर सकते हैं। तो हीट डिसिपेटेड H इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन, और 2 सेकंड में पूछा है ना तो 0 से 2 टाइम की लिमिट भेज देंगे और अब सॉल्व कर लेंगे। और अब ये क्या हो जाएगा, तो ये 0 से 2 तो लिमिट है ही, I क्या है 40, 40 का होल स्क्वायर दैट इज 16T स्क्वायर, R क्या है 2 into 2 dt, ये क्या आ जाएगा 16 2 जा 32, और T स्क्वायर dt इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा T टू द पावर 3/3, लिमिट 0 से 2, तो 32 into 2 4 2 2 जा 4 2 जा 8/3 आ जाएगा, तो 256/3 जूल इज द आंसर, 256/3 जूल इज द आंसर। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे कि कभी किसी रेसिस्टर के क्रॉस से चार्ज फ्लोन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दे और हीट डिसिपेटेड पूछे, तो dq बाई dt से पहले I निकालेंगे, फिर आई स्क्वायर आर dt करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अच्छा, कभी कभी डायरेक्ट ही I दे देता, तब तो क्वेश्चन और सिंपल हो जाता, फिर Q से जो I निकालना पड़ा है वो नहीं निकालना पड़ता, वो डायरेक्ट ही दिया हुआ होता है कि नहीं। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। जैसे कभी कभी, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे कौन कौन काम करता है, तो जैसे बल्ब काम करता है ना, बहुत ज्यादा गर्म होकर के फिर वो लाइट इमिट करना शुरू कर देता है, जिससे हमें लाइट मिलता है रूम में, जो भी है टेम्परेचर भी उसका बढ़ जाता है। उसी तरीके से पानी गर्म करने, वाटर को गर्म करने वाला एक हमारा है ना वाटर हीटर होता है ना, वाटर हीटर भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है ना, कॉइल की तरह होता है, वो पानी में रख देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, वो अपने जैसे जैसे उससे करंट फ्लो करता है आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन, वही कॉन्सेप्ट वहां भी चल रहा है, पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जैसे 2 अलग अलग कॉइल हैं, दो हमारे पास 2 पानी का हीटर है, पानी को हीट करने वाला 2 डिवाइस अलग अलग है, दोनों का रेसिस्टेंस कुछ होगा, है ना। अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी, जैसे 1 बाल्टी पानी है आपके पास और आपको गर्म करना हो जल्दी से, तो आप उन दोनों को कैसे कनेक्ट करेंगे, ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, इस पे सवाल आ सकते हैं नीट में, कि दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके पानी को गर्म करेंगे या दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके पानी को गर्म करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जवाब है फायदे का सौदा तब है जब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके पानी को गर्म करेंगे। ठीक है ना, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देने से क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे कि ये मैं हिंट के तौर पे आपको दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना।
है ना, मैं जूम सेशन में इसको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो मैं आई रिपीट द स्टेटमेंट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल, कि जैसे मान लो एक हीटर है, ये एक हीटर है, मैं सिंपल रेसिस्टर बना रहा हूं, आपको हीटर समझना है अभी, और ये भी एक हीटर है, और पानी हमारा ये है पानी, उतना ही पानी, ये भी वही पानी है, इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है। इतने पानी को सर्टेन टेम्परेचर तक, जैसे मान लो पहले ये T1 पे था, T2 तक ले जाना है, ये भी पहले T1 पे था, T2 तक ले जाना है, यानी सर्टेन टेम्परेचर तक, सर्टेन टेम्परेचर से सर्टेन टेम्परेचर तक ले जाने में इसको अगर T1 टाइम लगता है और इसको T2 टाइम लगता है, तो व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें और इतने ही पानी को, दोनों ये अलग अलग पानी नहीं समझना, इतने ही पानी को, जैसे 5 केजी पानी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाने में पहले वाले को T1 टाइम लगता है, उसी 5 केजी पानी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाने में दूसरे को T2 टाइम लगता है। तो उसी 5 केजी पानी को दोनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो कितना टाइम लगेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में, तो टाइम टेकन T जो लगेगा वो लगेगा T1 T2 बाई T1 प्लस T2। जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि 10 केजी पानी को गर्म करने में एक हीटर को 15 सेकंड लगता है, उसी 10 केजी पानी को गर्म करने में, खाली गर्म करने में बोल दिया ना तो आपको समझ जाना है कि एक सर्टेन टेम्परेचर डिफरेंस फिक्स है। उसी 10 केजी पानी को दूसरे हीटर को गर्म करने में 10 सेकंड लगता है। तो जब ये दोनों हीटर पैरेलल में कनेक्टेड करके गर्म किए जाएंगे पानी को, तो कितना टाइम लगेगा, तो 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 बाई 15 प्लस 10, T1 इंटू T2 बाई T1 प्लस T2। मैं होमवर्क दे रहा हूं कि हाउ इट कम्स, कैसे ये रिजल्ट आएगा ये आप ट्राई करना, जूम सेशन में बताऊंगा, ठीक है ना। T1 T2 बाई T1 प्लस T2, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 बाई 15 प्लस 10, 25, 5 5 जा 5 3 जा 5 2 जा 3 2 जा 6 सेकेंड लग जाएगा। कितना लग जाएगा 6 सेकेंड। पैरेलल कनेक्ट करेंगे ना, ये अकेले एक 15 करेगा में करेगा, दूसरा 10 सेकंड में करेगा, पैरेलल कनेक्ट कर देंगे 6 ही सेकंड में गर्म हो जाएगा, फायदा हो गया ना। लेकिन दोनों को आप सीरीज में कनेक्टेड कर देते ना तो टाइम भी बढ़ जाता, 15 और 10 25 सेकंड लग जाता। आप तो सोचते कि अरे दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, नहीं, पानी और लेट, एक अकेले से जितने देर में पानी गर्म होता ना उससे भी ज्यादा वक्त दोनों को सीरीज में कनेक्टेड करने से लग जाता। जैसे 15 सेकंड में एक कर रहा था, 10 सेकंड में दूसरा कर रहा था, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे 25 सेकंड लग जाएगा पानी गर्म होने में, घाटा हो गया। इन दोनों को आप डिराइव करना, जूम से सब में हम लोग इसको देखेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए किसी भी बैटरी के क्रॉस, है ना, जैसे मान लीजिए ये सेल है और ये एक लोड है और ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका R, और ये सेल का ईएमएफ है E चाहे B। अगर इस लोड के क्रॉस पावर को आपको मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले इससे करंट I कितना निकलेगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E बाई R प्लस R, क्योंकि दोनों सीरीज में, और पावर अक्रॉस R, अगर इसके क्रॉस पावर P निकालना है तो पावर हो जाएगा I स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस कितना है R, यानी E स्क्वायर बाई R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R, दिस इज द पावर अक्रॉस द लोड ना। इस पावर को अगर आपको मैक्सिमाइज करना है, फॉर P टू बी मैक्सिमम, फॉर P टू बी मैक्स, dP बाई dr क्या होना चाहिए, तो dP बाई dr 0 होना चाहिए, है ना, dP बाई dr 0, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल लोड रेसिस्टेंस मस्ट बी 0। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में, और 0 से इक्वेट करोगे, देन यू विल फाइंड द रिजल्ट R बराबर R। मतलब अगर किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल लोड के रेसिस्टेंस के बराबर हो तो उस लोड के क्रॉस पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होता है, ध्यान रखेंगे, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। आई रिपीट, व्हेन R इज इक्वल टू R। Here there are two circuits जिसमें सोर्स का ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, ER, है ना, एंड द एक्सटर्नल लोड आर डिफरेंट, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। आपसे पूछा गया है कि कैन द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड
इन द लोड बी सेम? क्या सेम हो सकता है? ठीक है ना? ऐसा अगर है तो व्हाट इज द कंडीशन, है ना? कंडीशन क्या होगा? तो सबसे पहले थर्मल एनर्जी डेवलप्ड को हम लोग सेम करते हैं सेम टाइम में, तो क्या कंडीशन आएगा? तो अगर हम बात करें इसमें और इसमें थर्मल एनर्जी, इसमें करंट I1 कितना और इसमें करंट I2 कितना आ जाएगा? सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें तो I1 विल बी व्हाट? I1 विल बी E बाई R1 प्लस R, और इसमें I2 क्या आ जाएगा? E बाई R2 प्लस स्मॉल, है ना? और अगर R1 और R2 में थर्मल एनर्जी डेवलप्ड को सेम करे, देन व्हाट इज द कंडीशन? क्वेश्चन ये है कि R1 और R2 के क्रॉस थर्मल एनर्जी डेवलप्ड सेम अगर हो तो क्या कंडीशन होना चाहिए R1, R2 और R में? तो थर्मल एनर्जी कैसे निकलेगा? थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन R1 एंड थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन R2 कैसे निकलेगा? तो I1 स्क्वायर इंटू R1 इंटू T करेंगे तो R1 में निकल जाएगा। I2 स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि I1 और I2 दोनों कांस्टेंट है, तो सिंपल I स्क्वायर RT से हम लोग हीट डेवलप अक्रॉस एनी रेसिस्टर निकाल सकते हैं। तो दोनों के क्रॉस एनर्जी डेवलप, इसके क्रॉस एनर्जी डेवलप H1, इसके क्रॉस एनर्जी डेवलप H2, एज पर क्वेश्चन H1 इज इक्वल टू H2, दैट इज E बाई R1 का R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1T, यानी E बाई R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1T इज इक्वल टू E बाई R2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R2T। T तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? अब हम लोग इधर प्रोसीड करेंगे। अगर हम बात करें, अगर हम इसको फर्दर इधर लिखता हूं मैं, यहां इस इक्वेशन के बाद इधर लिखता हूं, तो E स्क्वायर बाई R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1, दैट मस्ट बी इक्वल टू E स्क्वायर बाई R2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R2। E स्क्वायर से E स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो यहां आ जाएगा R2 प्लस R बाई R1 प्लस R, है ना? R2 प्लस R बाई R1 प्लस R। अगर मैं लिखता दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो स्क्वायर हटा दूंगा तो यहाँ अंडर रूट R2 बाई अंडर रूट R1 बचेगा, है ना? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर का रेशियो से स्क्वायर हटाएंगे ना तो रूट लग जाएगा ऊपर वाले में। वी कैन राइट दिस इज R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर, दिस इज R1 प्लस R का होल स्क्वायर, दिस बाई दिस बराबर R2 बाई R1, और यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा R1 रूट R R2 प्लस R1 रूट स्मॉल r इज इक्वल टू R2 बाई R1 अंडर रूट R2 बाई R1, ठीक है ना? R1 रूट R2, सॉरी इधर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ आई रिपीट R2 बाई R1 का अंडर रूट, यानी अंडर रूट R2 बाई अंडर रूट R1 बराबर R2 प्लस R1, R2 प्लस स्मॉल r बाई R1 प्लस स्मॉल r। ऑलराइट, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो रूट R1 इंटू R2, यानी R2 रूट R1 प्लस R रूट R1 मस्ट बी इक्वल टू R1 रूट R2 प्लस R रूट R2। वी कैन राइट दिस। अगर मैं इसको इधर लाऊं, R1 रूट R को इधर लाऊं तो R2 रूट R1 माइनस R1 रूट R2 इज इक्वल टू R कॉमन ले लो स्मॉल r, तो इधर बचेगा रूट R2 माइनस रूट R1, है ना? ऑलराइट, अब मैं फिर एक काम कर सकता हूं, यहां से R2 को अगर मैं अंडर रूट R2 इंटू अंडर रूट R2 इंटू अंडर रूट R1 मैं इसे लिख सकता हूं, क्योंकि R2 को रूट R2 इंटू रूट R2 लिख सकता हूं, माइनस उसी तरीके से अंडर रूट R1 इंटू अंडर रूट R1 इंटू अंडर रूट R2 इसे भी लिख सकता हूं, दैट मस्ट बी इक्वल टू R अंडर रूट R2 माइनस अंडर रूट R1 लिख सकता हूं। अगर मैं यहां अंडर रूट R1 R2 कॉमन ले लूं, है ना? तो अंडर रूट R1 R2 कॉमन ले लूं अगर मैं,
तो यहां बचेगा रूट R2 माइनस यहां बचेगा रूट R1 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू R अंडर रूट R2 माइनस अंडर रूट R1 अलग अलग, और ये वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा R इज इक्वल टू रूट R1 R2। ये बहुत फेमस रिजल्ट है, रिमेंबर दिस। दो अलग अलग सर्किट्स में, है ना, जिसमें सोर्स का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका सेम हो, है ना, एक्सटर्नल लोड R1 और R2 हो, तो दोनों लोड्स के क्रॉस थर्मल एनर्जी जो डेवलप होगा वो सेम हो सकता है कि नहीं, बशर्ते, उसका एक कंडीशन है, बशर्ते क्या हो, तो बशर्ते जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो वो अंडर रूट R1 R2 के बराबर हो, यानी ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर हो। वी कैन से, जैसे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों सर्किट बना के, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू R1 by R2, कुछ का ऐसा करके R1 plus R2 by 2, R1 plus R2 by 3 या अंडर रूट R1 R2, तो आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट R1 R2, यानी ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर हो जाना चाहिए। अच्छा, अंडर रूट R1 R2 हमेशा याद रखेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे अंडर रूट R1 R2 तो वो R1 और R2 दोनों से कम आएगा। जैसे कि एग्जांपल से समझ सकते हैं 5, अच्छा R1 R2 और R सेम भी आ सकता है अगर R1 और R2 बराबर हो। ये दो बातें मैंने अभी बोली जिसे ध्यान रखिएगा, R1 R2 और R ये सेम भी आ सकता है कि नहीं, जैसे R1 भी 5 हो R2 भी 5 हो तो अंडर रूट 5 इंटू 5 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, थर्मल एनर्जी डेवलप्ड के कंडीशंस को बड़ी गौर से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे ही, इन माय ओपिनियन नीट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर R1 और R2 डिफरेंट हुआ, जैसे R1 5 हुआ R2 4 हुआ, 5 4 जा 20 अंडर रूट 20, जब आप अंडर रूट 20 सॉल्व करेंगे तो पता है क्या होगा, वो 5 से कम आ जाएगा, है ना, आएगा ना। तो एक कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी R1 प्लस R2 बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट R1 R2। तो उस पे बेस्ड 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन किससे ज्यादा होगा, कौन किससे कम होगा। अभी फिलहाल आप इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे एक 60 वाट का बल्ब है और एक 100 वाट का बल्ब है। देयर आर 2 बल्ब्स, एक 60 वाट का है और एक 100 वाट का बल्ब है, और दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 110 वोल्ट पे ये भी काम करता है ना, और 110 वोल्ट पे ये भी काम करता है, यानी इसके क्रॉस का वोल्टेज मैक्सिमम 110 हो सकता है, इसके भी क्रॉस का वोल्टेज मैक्सिमम 110 हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है इफ बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द सप्लाई वोल्टेज गिवन इज 220 वोल्ट, यानी इन दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए और सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट दे दिया जाए तो दोनों में से कौन फ्यूज करेगा, है ना, दोनों में से कौन फ्यूज करेगा, या दोनों ही कर जाएगा या दोनों ही नहीं करेगा, जरा सा चेक करते हैं। आई रिपीट द क्वेश्चन, एक 60 वाट का बल्ब है 110 वोल्ट पे काम करने वाला, एक 100 वाट का बल्ब है 110 वोल्ट पे काम करने वाला, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और सप्लाई वोल्टेज हमने 220 दे दिया है। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि दोनों बल्ब में से कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा या कौन सा बल्ब नहीं करेगा, या दोनों ही नहीं करेंगे या दोनों ही कर जाएंगे इस बात को। तो सबसे पहले हम लोग यहां से 60 वाट, जिसका पावर 60 वाट है, तो हम लोग जानते हैं P बराबर VA²/R, दोनों का रेसिस्टेंस अलग अलग निकाल लेंगे। अगर इसका रेसिस्टेंस R1 निकालना होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं R1 बराबर VA²/P, यानी 110 का होल स्क्वायर बाई P60, और R2 की बात करें ये आ जाएगा 110 का होल स्क्वायर बाई 100, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों का रेसिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज ये, इसमें मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, अगर हम ये निकालें 110 वोल्ट वाले में मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, तो हम लोग एक चीज और जानते हैं, P बराबर VI से I कितना आ जाएगा, अगर I1 की बात करें I1 हो जाएगा P/V, बल्ब नंबर 1 में कितना करंट जा सकता है, तो अगर हम वो चेक करें तो I1 हो जाएगा P/V, P कितना है इसका,
I1 इज P बाई वी 60/110 है ना, यानी 6/11। और I2 की बात करें तो वो P बाई वी करें तो कितना आ जाएगा 100/110, यानी दैट इज 10/11। बस यही वो लॉजिक सेट हो जाएगा यहीं से कि क्या होगा। मतलब दोनों को भले आप सीरीज में कनेक्ट करो, आप 60 वाट को और 100 वाट को सीरीज में कनेक्ट करो और दोनों को, ये 60 वाट मान लो, ये 100 वाट मान लो, ये 60 वाट वाला है, ये 100 वाट वाला है, दोनों को 220 वोल्ट सप्लाई आप दे दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन करंट पहले वाले में 6/11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और दूसरे वाले में 10/11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जरा करंट चेक करें तो इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, तो करंट I क्या हो जाएगा 220/R1 प्लस R2, 220/R1 प्लस R2, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अब आप इस I को चेक करो, अगर ये I1 और I2 दोनों से ही ज्यादा है तो दोनों फ्यूज कर जाएंगे। अगर ये I2 से, अब आप कहोगे कि सर R1 R2 कैसे निकलेगा, तो R1 R2 निकल जाएगा, R1 R2 निकल के यहां आपको वैल्यू रखना पड़ेगा, है ना। तो अगर ये मैं I एम गिविंग यू हिंट, ये I पहले निकालो, ये I अगर I1 से ज्यादा है, I2 से कम है, तो I2 यानी 100 वाट वाला तो बच जाएगा, ये फ्यूज कर जाएगा। अगर ये दोनों से ही कम है ये I, तो दोनों ही काम करेंगे, दोनों में से कोई फ्यूज नहीं करेगा। पता चला I1 I2 दोनों से ही ज्यादा है तो ये दोनों ही फ्यूज कर जाएंगे, है ना। तो ऐसे हम लोग प्रोसीड करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।